ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि किसी न किसी साल के जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वही क्वेश्चंस लेकर के मैं आज आपके सामने आया हूं। सो इन क्वेश्चंस को एग्जाम में जाने से पहले जरूर पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये क्वेश्चंस और ये वीडियो और ये यूट्यूब चैनल आपके लिए होने वाला है। और हाँ, इस वीडियो में जो मैं 10 क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं, उसके चैप्टर का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा। सो आपको वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में उस चैप्टर का नाम और आपका खुद का नाम लिख के बताना है मुझे। साथ ही साथ आप अगर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे प्रिपरेशन या फिर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमारा एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर सर्च कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस, ऐप को इंस्टॉल कीजिए और घर बैठे अपनी प्रिपरेशन या फिर प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। साथ ही साथ आप अगर चाहते हैं नवोदय विद्यालय से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट, हेल्पफुल वीडियोस, मॉडल पेपर्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सारी जानकारी बिल्कुल फ्री में, सो हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। पास में आए घंटे के बटन के ऊपर ऑल प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हम कोई लेटेस्ट फ्री वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं वह आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और पास में आए बेल आइकन के ऊपर ऑल जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और अपने दोस्तों के साथ अभी तक शेयर नहीं किया है, तो प्लीज जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग बात करते हैं आज के हमारे सबसे पहले प्रश्न के बारे में। जिस किसी क्वेश्चन का उत्तर आपको आ रहा है, कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर बता दीजिए। मैं बताऊं उससे पहले बता दीजिए, ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है वो हमें बताना है। चलिए भाई बात करते हैं। हर अभाज्य संख्या एक विषम संख्या है। हर अभाज्य संख्या एक विषम संख्या है? नहीं सा, ऐसा नहीं होता। दो है ना, दो एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, लेकिन दो एक क्या है भाई? दो एक अभाज्य संख्या है। तो भाई ये स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन मुझसे क्या पूछा गया है, कौन सा सही है? चलिए भाई दूसरे के बारे में बात करते हैं। हर सम संख्या एक भाज्य संख्या है? नहीं भाई साहब, दो जो है वो एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, लेकिन दो एक भाज्य संख्या नहीं है, दो एक अभाज्य संख्या है। इस कारण से ये भी गलत हो गया। अपन बात करते हैं सी के बारे में। द सम ऑफ टू ओड नंबर्स इज ऑलवेज ओड। दो विषम संख्याओं का योग हमेशा विषम ही होता है? नहीं सा, ऐसा भी नहीं है। एक और एक को जोड़ो, क्या आएगा? दो। ये क्या है? सम संख्या है। एक और 7 को जोड़ो, क्या आ रहा है? 8। सो दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। द सम ऑफ टू ओड नंबर्स इज ऑलवेज इवन। सो इस कारण से ये भी गलत हो गया। डी के बारे में बात करते हैं। डी अपना एकदम सही उत्तर है, क्योंकि द एचसीएफ ऑफ टू गिवन नंबर्स इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। मतलब कि दो संख्याओं का मसप उन संख्याओं के लसप का एक गुणनफल होता है। मेरा कहने का मतलब, मैं अगर यहां पर बात करता हूं, मान लीजिए 5 और 20 के बारे में, 5 और 20 का जो एचसीएफ है, जो मसप है, वो है 5, एंड जो इनका लसप है, ठीक है, लसप जो है वो है 20। तो 5 जो है वो 20 का एक क्या है भाई? फैक्टर है। ये आपको भी पता है, ठीक है। सो इस कारण से ये अपना डी एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए हम लोग बात करते हैं आज के हमारे दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। जिस किसी को उत्तर आ रहा है भाई जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। बात करते हैं फाइंड द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। फाइंड द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के गुणजों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई 5 हो, 50 हो, 5 लाख हो, 50 लाख हो, कोई भी संख्या दे दी गई हो, जब उसके मल्टीपल्स की संख्या पूछी जाए हमारे को, जब किसी संख्या के गुणजों के बारे में पूछा जाए, भाई कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। मैं अगर 5 की बात करता हूं तो 5 के मल्टीपल कौन कौन है? 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, ऐसे करते करते बढ़ता जाऊं बली में, तो बहुत सारे होते हैं। तो भाई ये आपको ना कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। 5, 2, 50, 2, 2, 2, 4, 5 कुछ भी दे दो, सबका उत्तर डी होगा या फिर इनफाइनाइट अपना सही उत्तर होगा।
ये आपको याद कर लेना है, ठीक है भाई। चलिए बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में, जिसका होमवर्क मैंने पहले से यहां पर किया हुआ है। क्या कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 1 एंड 100? 1 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं? भाई आप खुद भले जाकर के चेक कर लो कि करीब से करीब 4 से 5 बार ये क्वेश्चन नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसका सिंपल सा उत्तर है 25। ये अपना सही उत्तर है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे क्यों? भाई देखिए, अगर 1 से लेकर 10 तक की बात की जाए तो 2, 3, 5 और 7 ये 4 अभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार से मैंने सारी लिस्ट आपके सामने बना दी है। भले आप याद करना चाहो तो इन सबको याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से लेकर 30 तक कितनी है, 1 से लेकर 10 तक कितनी है, 1 से लेकर 90 तक कितनी है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, और इसका कोई फॉर्मूला है नहीं भाई साहब। ओके, चलिए बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये 12 के क्या है, मतलब कि 12 के साथ 12, इसके साथ इन सभी संख्याओं का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है भाई? क्या है संबंध? देखिए, ये सभी नंबर्स जो है ना, ये सारी संख्याएं जो है ना, ये इसकी गुणनखंड है। नहीं सा है, क्या है जी? गुणनखंड मतलब कि फैक्टर्स है इसके। फैक्टर्स क्या होते हैं? वो नंबर, वो संख्या जिसका दी हुई संख्या में पूरा पूरा भाग जाए, जो पूर्णतः विभाजित हो सके, उसको कहा जाता है गुणनखंड या फिर फैक्टर। तो भाई 1 का भाग तो 12 में पूरा पूरा जाता है, हाँ जी भाई साहब जाता है। 2 का भी भाग जाता है, इसका भी जाता है, इसका भी जाता है, इसका भी जाता है, इसका भी जाता है। सभी संख्याओं का भाग 12 में जाता है, मतलब कि वो सारी संख्या क्या है? 12 के फैक्टर्स है। क्या बेटा? फैक्टर्स है, मतलब कि गुणनखंड है। चलिए भाई बात करते हैं आज के हमारे 5वें प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? Which of the following are prime numbers? निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? चलिए भाई बात करते हैं। देखिए 72, 72 एंड 54 ये तो भाज्य संख्या है, मतलब कि कंपोजिट नंबर है। क्या है भाई? ये कंपोजिट नंबर है। क्यों है? क्योंकि ये सम संख्याएं हैं, और जो भी सम संख्याएं होती है ना, 2 को छोड़कर, है ना, 2 को छोड़कर जितनी भी सम संख्याएं होती है वो सारी की सारी भाज्य संख्याएं होती है। तो भाई ये दोनों तो भाज्य संख्या हैं। बात करते हैं इसकी। भाई आप एक इसकी और एक इसकी बात कीजिए, ठीक है। 2 और 1 कितना होता है? 2 + 1 + 3 6 होता है। 6 के अंदर किसका भाग जाता है? इसका, मतलब कि 213 के अंदर 3 का भाग जाएगा। सिंपल सी बात है। तो भाई ये भी एक भाज्य संख्या हो गई। तो भाई अपना उत्तर हो गया ए, इसके अंदर किसी संख्या का भाग नहीं जाता। चलिए भाई बात करते हैं आज के हमारे। अब यहां पर देखिए, इसके अंदर आपको क्या करना है? भाजकता के नियम याद रखने हैं। कौन से नियम? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। भाजकता के नियम यहां पर काम आते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मालूम ही नहीं होता कि 72 जो है वो एक भाज्य संख्या है। देखिए मैंने ना तो किसी संख्या का भाग दिया, फिर भी मैंने बता दिया कि हाँ इसके अंदर भाग जाएगा। क्यों बताया? क्योंकि मुझे 2 की भाजकता का नियम पता है। वो क्या कहता है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, उसको हम जो है सम संख्या कहते हैं, और हर सम संख्या एक भाज्य संख्या होती है, सिर्फ 2 को छोड़कर। ठीक है बेटा। चलिए बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में। जिस किसी बच्चे को उत्तर आ रहा है जल्दी से कमेंट में बता दो भाई। फाइंड द जीसीएफ, या फिर इसको हम एचसीएफ भी बोलते हैं, ऑफ 15 एंड 6। जीसीएफ का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर हम कह सकते हैं 15 और 6 का मसप ज्ञात कीजिए, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। चलिए भाई ज्ञात करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। 15 को लिखा मैंने, 5 का भाग दिया, 5 से मत दो, 3 से दे दो पहले, ठीक है। चलिए 3 से दिया, 5 लिखा, 5 से लिखा 1 आया, सो उसके फैक्टर से आगे 3 इंटू में 5। 5 की बात करते हैं भाई, 5 का सिर्फ एक ही फैक्टर आएगा 5। तो दोनों में क्या सेम है भाई? 5 सेम है, तो भाई अपना एचसीएफ आ गया 5। 5 अपना एकदम सही उत्तर आ गया। चलिए बात करते हैं 7वें प्रश्न के बारे में, 7th नंबर क्वेश्चन के बारे में। What is the greatest common factor GCF of 42 and 72? GCF का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि ये यहां पर HCF की ही बात हो रही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की ही बात हो रही है। सो 42 और 72 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब कि मसप महत्तम समापवर्तक क्या
होगा। देखिए भाई यहां पर इसकी भी बात कर लेते हैं। तो 42 का निकालते हैं भाई, 2 21 आ गया, 3 7 आ गया, 7 1 आ गया, मतलब कि इसके फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 3 इंटू 7। इसी प्रकार से हम बात करते हैं 72 के बारे में भाई साहब। ठीक है, 72 2 का भाग दिया तो 35 और 1 36, 2 का भाग दिया 18, 2 का भाग दिया 9, 3 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1। तो भाई अब यहां पर आप थोड़ा सा चेक कीजिए कि सेम क्या आ रहा है। 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, इसको छोड़कर कुछ भी मैच नहीं हो रहा। इस कारण से 2 इंटू में 3 ये अपना आंसर है, मतलब कि 6 अपना एकदम सही उत्तर है, सी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। तो बेटा आइए बात करते हैं आज के हमारे 8वें प्रश्न के बारे में, 8th नंबर क्वेश्चन के बारे में। जिस किसी को उत्तर आ रहा है भाई जल्दी से कमेंट सेक्शन में उत्तर डाल दो। ठीक है भाई, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड नंबर 10? 8 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक मतलब कि लसप क्या होगा? लसप का मतलब क्या है? एलसीएम है ना, क्या होगा? चलिए भाई निकालते हैं। 8 और 10 दोनों को साथ में लिखिए, 2 का भाग दीजिए 4 आया, 5 आया, 2 का भाग दीजिए 2 आया, 5 आया, 2 का भाग दीजिए 1, 5 आया, और 5 का भाग दीजिए 1 1 मिल गया। 5 दूने 10, 10 दूने 20, 20 दूने 40, सो 40 अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। डी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। चलिए बेटा बात करते हैं आज के हमारे 9वें प्रश्न के बारे में, 9th नंबर क्वेश्चन के बारे में। विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 120? 120 का कौन सा गुणनखंड नहीं है? ठीक है बेटा, कौन सा नहीं है मतलब कि कौन सी संख्या का भाग 120 में नहीं जाएगा। सिंपल सा पूछना तो ये जा रहा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को घुमाया कि 120 का गुणनखंड कौन सा नहीं है। भाई वही संख्या किसी संख्या का गुणनखंड नहीं होगी जिसका भाग उसमें नहीं जाएगा। चलिए भाई 1 का भाग तो जाता है, तो भाई 1 तो इसका हो गया गुणनखंड। 5 का भाग भी इसके अंदर जाता है, 15 का भाग भी इसके अंदर जाएगा, भले आप चेक कर लो, है ना। अगर 15 का भाग दोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा आपको, ओके। लेकिन 25 का भाग 120 में नहीं जाता है, क्योंकि 25 को जब आप 4 से गुणा करते हो तो 100 आता है, और 25 को जब आप 5 से गुणा करते हो तो 125 आता है। तो भाई 120 तो 25 के पहाड़े में मिलता ही नहीं है। इस कारण से डी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। तो बेटा आइए बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। कार्ल हैज अ सॉकर गेम एवरी 4th डे, मैट हैज one every 5th day. When will they have a game on the same day? कार्ल का हर चौथे दिन एक सॉकर खेल होता है, मतलब कि एक कार्ल नाम का व्यक्ति है, कार्ल, वो हर चौथे दिन एक गेम खेलता है। मतलब कि उसने अगर वो गेम खेला है आज, ठीक है, तो 4 दिन बाद और खेलेगा, 4 दिन बाद और खेलेगा, 4 दिन बाद और खेलेगा। इसी प्रकार से एक दूसरा व्यक्ति है मैट, क्या नाम है उसका? मैट, मेट जो भी है भाई साहब, ठीक है। उसने क्या किया, वो हर 5वें दिन गेम खेलता है। मान लीजिए एक गेम खेला आज, फिर 5वें दिन, फिर 5वें दिन, फिर 5वें दिन, इस प्रकार से वो गेम खेलता है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है when will they have a game on the same day, मतलब कि मान लीजिए कार्ल, एक तो है कार्ल और एक है मैट, ठीक है, कार्ल कह दो, मैट कह दो, ठीक है। इन दोनों ने सेम डे को स्टार्ट किया, ठीक है, सेम डे, ठीक है, सेम डे को स्टार्ट कर दिया। अब जब स्टार्ट किया तो दोनों एक साथ में, मतलब ऐसा कौन सा डे होगा, कितने दिन बाद ऐसा डे सामने आएगा जब वो दोनों साथ में खेलेंगे, है ना, साथ में खेलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अपने को क्या निकालना है? 4 और 5 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा, जो कि 20 होता है। 4 और 5 का लसप जो होता है वो 20 होता है, तो 20 मतलब कि बी अपना एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आइए बेटा बात करते हैं, हो खत्म। चलिए, आपका क्या स्कोर बन रहा है वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और हाँ, जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं यहां पर देख लीजिए, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन ये था, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इन सभी क्वेश्चंस में से कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे बेस्ट लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो भाई। और हाँ, नवोदय विद्यालय की कोचिंग, प्रिपरेशन या फिर प्रैक्टिस अगर आप घर बैठे ही करना चाहते हैं, बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर सर्च कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस और घर बैठे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पास में आए बेल आइकन के ऊपर ऑल प्रेस नहीं किया है,
वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो प्लीज जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।